बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर आफ़ियत होंगे। मेरा नाम अली है एंड आई एम योर फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है वो यूनिट 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है कि राइट द कंडीशंस फॉर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं जी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे पास 4 एजम्पशंस या 4 कंडीशंस होती हैं। कौन सी? कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। नंबर 3 कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी और उसका जो एक्सेलरेशन है, चूँकि ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने इन तीनों क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही जो है वो कंसीडर करना है। नंबर 4 कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन आप लोगों ने पॉजिटिव कंसीडर करनी है। इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज़ टेकन एज पॉजिटिव। और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में आने वाली फिर बाकी जितनी क्वांटिटीज़ होंगी वो तमाम की तमाम भी आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड ऑल द क्वांटिटीज़ विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टेकन एज पॉजिटिव। तो ये 4 कंडीशंस हैं अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहता है कि यू थ्रू अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर, हाउ आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ओरिएंटेड विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर व्हेन द बॉल इज़ गोइंग अपवर्ड एंड व्हेन द बॉल इज़ कमिंग डाउनवर्ड। दैट इज़, फ़र्ज़ कर लें आपके हाथ में यहाँ पे ये एक कोई बॉल है, आप इसको वर्टिकली अपवर्ड एयर में फेंक देते हैं। तो स्टार्ट में जब ये ऊपर की जानिब जा रही होगी बॉल, तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में कैसे ओरिएंटेड होंगे? तो स्टूडेंट, एक कॉमन सी बात है कि चूँकि बॉल स्टार्ट में ऊपर की जानिब जा रही है तो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड होगी, और चूँकि इस पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये बॉल अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वैल्यू में नेगेटिव होगा, यानी मैग्नीट्यूड में नेगेटिव, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो हमेशा कहाँ होती है? डाउनवर्ड। क्लियर होगी बात? अब चूँकि बॉल आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते ऊपर की जानिब जा तो रही है लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो अपनी एक ख़ास हाइट गेन करने के बाद इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। वहाँ के बाद बॉल दोबारा से जो है वो नीचे आना शुरू होती है, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो जब ये नीचे आ रही है तो ज़ाहिर है बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की जानिब है, तो इसकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होगी और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ये भी डाउनवर्ड होगा। तो इन समरी वी कैन से दैट जब बॉल ऊपर की जानिब जा रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, जबकि जब बॉल नीचे की जानिब आती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसको आपने पेपर में कैसे लिखना है, मैंने एग्जैक्टली इन्हीं वर्डिंग्स के साथ ये आंसर लिख रखा है। तो इसको एक होप्स हो कि जब आप एक दफ़ा रीड करेंगे तो यही जो बात मैंने आपसे डिस्कस की है वही मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिखी है। तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है? हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता है कि फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ द वेलोसिटी ज़ीरो एट एनी इंस्टेंट, इज़ द एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो एनी इंस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी के हवाले से कि क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कौन सा इंस्टेंट आता है जिसमें वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान 2 दफ़ा या 2 जगहों के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है। सबसे पहले तो एक सिंपल बात आप लोग ये ज़हन में रखें, आप जानते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है इसको हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक इसका एक्स कंपोनेंट होता है और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई कंपोनेंट होता है। जो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वी एक्स वाला, चूँकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही होती, तो हम कहते हैं कि इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो तो चेंज नहीं होता, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके लिए हम कहते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट में डिक्रीज़ होते होते इस मैक्सिमम पीक, यानी अपनी ये जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है इसकी मैक्सिमम पीक या हाइट के ऊपर आके तो ये प्रोजेक्टाइल थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके बाद
ये वापस नीचे की जानिब मूव करना शुरू कर देता है। तो चूँकि यहाँ ये थोड़ी देर रुकता है, तो इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मोमेंटरी तौर पर पीक पे ज़ीरो हो जाता है। तो एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और एक जब ये यहाँ से वापस नीचे की जानिब मूव करेगा इस पॉइंट पे जहाँ पे ये लैंड करेगा, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो किस तरह से आपने जो है वो इसको लिखना है कि आपके पास सबसे पहले अगर हम वेलोसिटी की बात कर लें, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो कहाँ कहाँ पे, एट द पीक of the trajectory and at the moment of landing, whereas the horizontal component of velocity remains same assuming the no external forces. Whereas जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन इसमें अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात की जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो सकता। वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और नॉन ज़ीरो रहेगा थ्रू आउट द मोशन। हम क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही होती, तो जो इसका हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा। बट कब, इफ़ देयर आर नो हॉरिजेंटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल। ठीक है जी, ये जो दो तीन वर्डिंग लिखी हुई हैं ये ऐसे ही कहीं कंपोजिंग में आ गई होंगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। होप्स हो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका ग्राफिकली इसका आंसर आपने करना है। कहता है कि कंस्ट्रक्ट द मोशन डायाग्राम्स शोइंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट सेवरल पॉइंट्स। हमने जो है वो एक डायग्राम बनानी है जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल को हमने सेवरल पॉइंट्स के ऊपर जो है वो शो करना है। इसमें हमने दो केसेस के लिए डायग्राम बनानी है। नंबर 1, द प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च हॉरिजेंटली, एंड नंबर 2, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च्ड एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। तो पहला वाला केस इसका देखते हैं जी। नंबर 1, आपने ये देखना है कि जब आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे हॉरिजेंटली तो आप इसकी मोशन डायग्राम कैसे बना सकते हो। तो नंबर 1, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखें जी, चूँकि हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, तो फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे आपके पास एक बॉल मौजूद है। मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक बॉल मौजूद है। इसको जब आप थ्रो करेंगे तो इनिशियली आपने इसको हॉरिजेंटल वेलोसिटी दे दी, तो वेलोसिटी तो इसकी ऐसे इस डायरेक्शन में है। चूँकि आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान में एक वेक्टर जो है मोशन डायग्राम बनानी है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो होगी पहले सीधी की सीधी हॉरिजेंटल, जबकि एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सिमिलरली जब ये थोड़ी सी बॉल मूव करके इस पोजीशन पे पहुंचेगी, तो यहाँ से अलोंग दिस कर्व यानी टेंजेंट टू दिस कर्व इसकी ये वेलोसिटी होगी, जबकि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। सिमिलरली जितने भी पॉइंट्स हम कंसीडर करते जा रहे हैं उस सब में जो है उसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी पॉइंट पे इस टेंजेंट के अलोंग है, जबकि एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो होप सो ये आसान सी बात है। जबकि वहीं पे अगर हम बात कर लें कि जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे एट सम एंगल विद द हॉरिजेंटल, तो तब कैसे बनेगी। बिल्कुल आसान सी बात है। इसमें भी हम लोग देखते हैं जी कि क्या होता है कि स्टार्ट में ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है इसको जब हम इस वेलोसिटी वी आई के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, दिस इज़ द वी आई, मेकिंग एन एंगल थीटा आई विद द हॉरिजेंटल थीटा आई। तो आपके पास इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वी आई डायरेक्शन में। तो चूँकि इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो सेम रहता है थ्रू आउट द मोशन, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो तो चेंज नहीं होगा। वो थ्रू आउट द मोशन अगर आप देखें तो वो एक ही जैसा और एक ही जितना रहता है। जबकि जो वेलोसिटी है तो वो स्टार्ट में अपवर्ड होती है, ये जैसे हमने एक पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया, और ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती रहती है। इस पॉइंट पे आके ये ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद दोबारा से ये जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सिंपल आपके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है इसकी वो स्टार्ट में तो अपवर्ड होगी, यहाँ पे ज़ीरो होगी, उसके बाद ये डाउनवर्ड होगी। जबकि एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन तो आप जानते हैं कि चाहे आप किसी भी पोजीशन के ऊपर ले लें, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या रहने वाला है। अगर इस पोजीशन पे बात कर लें तो इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन इधर डाउनवर्ड होगा, इस पोजीशन पे भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, इस पोजीशन पे भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, इस पोजीशन पे भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। इसलिए इसने जो है फिगर में मैंने एक्सेलरेशन को अलग से ड्रा कर लिया ताकि ये वेलोसिटी वाले कंपोनेंट की तरफ ना आए। तो होप्स हो ये बात आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एन एरोप्लेन वाइल फ्लाइंग हॉरिजेंटली ड्रॉप्स अ बम व्हेन रीचेज एग्जैक्टली अबव द टारगेट बट मिस्ड इट, एक्सप्लेन वाई। कहता ये है कि आपके पास ये एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन जो है वो पीछे कहीं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सीधा मूव करता हुआ आ रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी वी। नीचे इसके जो है वो कोई टारगेट मौजूद है, इसने इस टारगेट को जो है वो हिट करना है। इस टारगेट को हिट करने के लिए जब ये एग्जैक्टली कहीं पीछे से उड़ता हुआ इस टारगेट के अबाव पहुंचा, तो इसने क्या किया कि इसने एक बॉम्ब को रिलीज़ किया। ये बॉम्ब जो है वो बजाय इस टारगेट के ऊपर टकराने के, ये इसको मिस कर जाता है और कहीं थोड़ा सा आगे जाके गिरता है। कहता है एक्सप्लेन करें कि इसकी क्या वजह है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सी बात है कि देखें, जब जहाज़ पीछे से जो है वो मूव करता हुआ आ रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी वी इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ज़ाहिर है इस एरोप्लेन के पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी है। ये बॉम्ब इनिशियली कहाँ पे मौजूद है, इसी एरोप्लेन में मौजूद है ना, तो ज़ाहिर है ये बॉम्ब भी एरोप्लेन में मौजूद है, तो ये इसी के साथ इसी की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो जब ये इसको रिलीज़ करेगा तो रिलीज़ होते हुए इस बॉम्ब के पास इसी एरोप्लेन वाली हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी, जिसकी वजह से ये ऐसे सीधा जाना चाह रहा है। बट चूँकि जो ही एरोप्लेन इसको रिलीज़ कर देगा, तो एक तो इसके पास इसी प्लेन वाली हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी मौजूद है, लेकिन साथ ही इसका कंटेक्ट इस एरोप्लेन से लूज़ होने के बाद इस पे जो है वो ग्रेविटी भी एक्ट करने लगेगी, जो कि इसको नीचे की तरफ खींचना शुरू करेगी। इसीलिए बॉम्ब बजाय जहाज़ की तरह सीधा सीधा जाने के, वो ग्रेविटी की वजह से ऐसे नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी ये जो मोशन है ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगी। किसकी वजह से? कंबाइंड इफ़ेक्ट की वजह से, इस हॉरिजेंटल वेलोसिटी की वजह से भी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से भी। देयरफॉर बजाय इसके कि ये सीधा सीधा नीचे आके इस टारगेट को हिट करता, ये इस टारगेट से थोड़ा सा अबाव जाके गिरेगा, इसी वजह से ये इसको मिस कर जाता है। होप्स हो कि आपको केस समझ आ गया होगा। तो अब हम यही बात मैंने जो है वो यहाँ इसके आंसर में लिखी है, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको बात सारी की सारी क्लियर हो जाए कि हमने इसको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। तो क्या है जी, हमने क्या कहा कि क्यों मिस करता है। हमने ये कहा कि द एयरप्लेन ड्रॉप्स द बम हॉरिजेंटली डायरेक्टली अबव द टारगेट बट मिसिस, किस वजह से? ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ हॉरिजेंटल वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ आ गई बात? बेसिकली क्या है कि बम के पास इनहेरिट्स द एयरप्लेन हॉरिजेंटल स्पीड अपॉन रिलीज। जब एयरप्लेन बम को रिलीज़ करता है तो इसके पास उसी एयरप्लेन वाली जो है वो हॉरिजेंटल स्पीड होती है। कंटिन्यू टू मूव फारवर्ड एज इट फॉल्स, जिसकी वजह से ये फारवर्ड डायरेक्शन में फॉल करना कंटिन्यू रखता है। लेकिन तभी क्या होता है, मीन वाइल ग्रेविटी पुल्स इट डाउन, इसको ग्रेविटी नीचे की जानिब खींचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, काजिंग इट टू फॉलो अ कर्व्ड पाथ नाउन एज पैराबोला, जिसकी वजह से वो एक कर्व पाथ को फॉलो करता है, यानी एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है, जिसको हम पैराबोला कहते हैं। जानते हैं ना ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पैराबोला। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि बाय द टाइम, उसी टाइम बम रीचेज द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है, इट हैज़ ट्रेवल्ड बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अवे फ्रॉम द टारगेटेड पोजीशन। तो बजाय टारगेट को हिट करने के, ये टारगेट से थोड़ा आगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और वर्टिकली अवे उस टारगेट की पोजीशन से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन मिस डिस्पाइट बीइंग ड्रॉप डायरेक्टली अबाउट इट, जिसकी वजह से उसको मिस कर जाता है बजाय डायरेक्टली हिट करने के। तो होप्स हो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोजन एंड कोलिजन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास एक्सप्लोजन एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें हमारे पास रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, और जो ऑब्जेक्ट का मटेरियल एक्सप्लोजन के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे एक एटॉमिक बम जब एक्सप्लोड होता है, आप जानते हैं कि उसकी वजह से कितनी ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। या एक फायर क्रैकर को जब एक्सप्लोड करवाया जाए तो उसका जो सेंट्रल मटेरियल है वो फटने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो डिस्पर्स हो जाता है। यही एग्जांपल वो कहता है कि जब आपके पास एक डायनामाइट में एक्सप्लोजन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, जो सराउंडिंग मटेरियल है वो इधर उधर फैल जाता है, यानी जो उसकी डेब्रिस हैं, जो कचरे हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाते हैं। तो सिंपल एक्सप्लोजन आपके पास
एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें एनर्जी का रिलीज़ होना है, टेम्परेचर प्रेशर का इंक्रीज़ होना है और मटेरियल्स का जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाना शामिल है। उसके बरक्स कोलिजन क्या होता है? कोलिजन में दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और उसकी वजह से जो है वो या तो एक दूसरे की मोशन को चेंज करते हैं या एक दूसरे को डिफॉर्म कर लेते हैं। मोशन चेंज करने से मतलब जैसे दो स्नूकर बाल जब आपस में टकराती है ना, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे की मोशन को चेंज करती हैं, एक दूसरे को डी शेप नहीं करती। वहीं पे जब दो कार्स आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे को डिफॉर्म कर लेती हैं। तो कोलिजन क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना सच दैट कि वो एक दूसरे की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर लें या एक दूसरे को डिफॉर्म कर लें। मिसाल वही है कि व्हेन द टू कार्स कोलाइड्स एट एन इंटरसेक्शन वेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग व्हीकल इज ट्रांसफर्ड अपॉन द इम्पैक्ट काजिंग डैमेज टू द कार, जिसकी वजह से कार्स भी डैमेज होती हैं और जो आपके पास ऑक्यूपेंट्स होते हैं उनको भी जो है वो इंजरीज आ सकती हैं। तो होप सो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि वाई डू अ स्लो मूविंग ट्रक एंड अ स्पीडिंग राइफल बुलेट कैन ईच हैव अ लार्ज मोमेंटम। कि एक ट्रक जो कि बहुत स्लोली मूव कर रहा है उसके पास भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है और एक राइफल बुलेट जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है उसके पास भी स्लो मोमेंटम हो सकता है। देखें, जो ट्रक है उसकी वेलोसिटी है बहुत कम और बुलेट की वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा। अब मोमेंटम क्या होता है? P इज़ इक्वल्स टू mv। तो ज़ाहिर है जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मोमेंटम कम होना चाहिए, लेकिन जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि ये चीज़ कैसे मुमकिन है कि एक स्लो मूविंग ट्रक जो है वो और जो फास्ट मूविंग बुलेट है वो दोनों जो हैं वो लार्ज मोमेंटम कैरी कर सकती हैं। जो स्टूडेंट्स, गेम है सारी की सारी मैथ्स की। आप जानते हैं कि जो मोमेंटम है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आल्दो के ट्रक की जो स्पीड है वो स्लो होती है लेकिन उसका जो मैस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। देयरफॉर चूँकि मोमेंटम जो है वो मैस वेलोसिटी के साथ साथ मैस की भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो स्लो मूविंग ट्रक है वो अपने लार्ज मैस की वजह से ज़्यादा मोमेंटम रख सकता है, जबकि उसके बरक्स अगर आप बुलेट की बात कर लें तो बुलेट के पास पास आल्दो कि वो लाइट होती है, उसका जो मैस है वो कम होता है लेकिन उसके पास वेलोसिटी तो ज़्यादा होती है ना, तो वेलोसिटी के ज़्यादा होने की वजह से उसके पास भी लार्ज मोमेंटम हो सकता है। तो यही बात मैंने जो है वो होप्स हो कि आपको ये समझ आ गई होगी। यही बात मैंने जो है वो इन्हीं वर्डिंग्स में लिखी है। इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं ताकि आपको सारी की सारी बात समझ में आ जाए कि बोथ अ स्लो मूविंग लोडेड ट्रक एंड अ स्पीडिंग राइफल कैन पोजेस द लार्ज मोमेंटम। किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी की कम्बिनेशन की वजह से। पहले अगर हम ट्रक की बात कर लें तो विद इट्स मैसिव वेट, अपने मैसिव वेट होने की वजह से ये कंट्रीब्यूट करता है किसकी तरफ? सिग्निफिकेंट मोमेंटम, यानी इसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा होता है इवन एट द लो स्पीड। वेयर एज अगर आप इन कंट्रास्ट बात कर लें राइफल बुलेट की, अगरचे ये जो है वो लाइट होती है तो ये हाई मोमेंटम किस वजह से अचीव कर पाती है? ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे हम कहते हैं कि चूँकि मोमेंटम जो है ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैस और वेलोसिटी के, यही चीज़ हमें इलिस्ट्रेट करवाती है कि बोथ ट्रक और बुलेट दोनों जो हैं वो लार्ज मोमेंटम जो है वो पोजेस कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ देयर डिफरेंट स्पीड एंड मैसेस। क्लियर हो गई ये बात? तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप सिंपल ये बात जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें बहुत काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, जबकि मोमेंटम जो है वो चाहे एक इन इलास्टिक कोलिजन हो या कोलिजन हो वो कंजर्व रहता है। इसकी एक एक एग्जांपल भी आप कोट कर सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन बिलेट बाल्स के दरमियान, यानी आपके पास जो स्नूकर बाल होती हैं लाइक दिस वन, उसमें या जो आपके पास आइडियल गैस मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में आप दो कार का आपस में कोलिजन या दो क्ले बाल्स का आपस में कोलिजन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें वो एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं कोलिजन के बाद। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है। होप्स हो कि ये आपको ऑलरेडी क्लियर हो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ स्मॉल mass and an object that has large mass have the same momentum, which object has largest kinetic energy। क्वेश्चन को गौर से समझें। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस स्मॉल है जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस लार्ज है।
लेकिन उनका जो मोमेंटम है वो सेम है। तो मोमेंटम अगर उनका सेम है तो ये बताएं कि जो स्मॉल मैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या जो लार्ज मैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ की है। अगर आप इसकी डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आप सिंपल देख सकते हैं कि हमारे पास ये है कि काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है 1/2 mv² वाली, इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया m के साथ। क्लियर होगी बात? ये वाला m इस m के साथ मल्टीप्लाई खा गया जो कि मल्टीप्लिकेशन में था, और ये वाला m मैंने इस 2 के साथ डिवीजन में लिख लिया। तो मेरे पास बन गया 1/2m, ये वाला m के साथ मल्टीप्लाई होके m² और v²। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन गया? देखें, मोमेंटम किसके इक्वल होता है? p इज़ इक्वल्स टू mv। और अगर मैं दोनों तरफ स्केयर ले लूँ तो p² इज़ इक्वल्स टू m² v² हो जाएगा। यानी ये मेरे पास m² v² की जगह मैं लिख सकता हूँ p², नीचे मेरे पास है 2m। तो देखें काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई? p²/2m के। अब यहाँ से हमारे पास एक सिंपल सी बात है कि हमने ये कहा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जिनका जो मैस है, एक का मैस स्मॉल है दूसरे का मैस लार्ज है, लेकिन मोमेंटम उनका सेम है, यानी दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा। तो मोमेंटम ये जो p है ये आपके पास सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो, अगर आप मोमेंटम को सेम या कांस्टेंट मान लें तो ऊपर एक कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और आपके पास नीचे क्या बच जाएगा? 2m। यानी काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मैस के। तो ऑब्वियसली जिसका मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यही चीज़ जो है वो मैंने लिखी हुई है। आप लोग जो है वो इसको एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो होप्स हो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा है जी हमने कि आपके पास होता क्या है कि if the two objects have the same momentum but different masses, the object with the smaller mass will have the large kinetic energy। क्या रीज़न है कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज गिवन एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m। From this equation we can say that kinetic energy is inversely proportional to mass, therefore if the two objects have same momentum, object with a smaller mass will have the large kinetic energy and vice versa। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये रिलेशन की है, तो ये आप लोग होप्स हो के समझ गए होंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम हैव मोमेंटम वाइल द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ ज़ीरो, एक्सप्लेन योर आंसर। कहता ये है कि आपके पास एक अगर कोई सिस्टम हो तो क्या ये मुमकिन है कि उस सिस्टम का तो मोमेंटम ज़ीरो हो लेकिन उस सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम ज़ीरो ना हो? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान सी बात है, ये चीज़ मुमकिन है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो दो बॉल्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, तो दोनों बॉल्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। तो एक बॉल जो है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रही है विद द वेलोसिटी v1, और दूसरी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी m1 जो है वो लेफ़्ट साइड जा रही है और m2 जो है वो राइट साइड जा रही है विद द वेलोसिटी v2। तो इनके पास इंडिविजुअल मोमेंटम तो है ना, इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? p2 m2 v2। तो देखें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके पास तो अपना अपना मोमेंटम है, लेकिन अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट से मिलकर बनने वाले सिस्टम की बात करें तो उस सिस्टम का तो मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो। उसकी वजह क्या है कि आपके पास जो p1 है वो इक्वल है p2 के, लेकिन क्या है वो जो वेलोसिटी है v2 वो v1 के अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट्स वाई जब हम इनको ऐड करेंगे, टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो सिस्टम का मोमेंटम है वो क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल कि अगर आपके पास पार्टिकल्स के पास इंडिविजुअली अपने अपने मोमेंटम हो तो सिस्टम का मोमेंटम ज़ीरो हो सकता है। तो आप कैसे इसको आंसर करेंगे? येस, ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम कैन हैव मोमेंटम इवन इफ़ द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ ज़ीरो। रीज़न क्या है कि मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हम जानते हैं। इन अ क्लोज सिस्टम वेयर द टोटल मोमेंटम इज़ ज़ीरो, द मोमेंटा ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स कैन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, इफेक्टिवली कैंसलिंग द ईच अदर। For instance, consider a system of two objects moving in opposite direction with equal speeds. The momentum of each object is not zero। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर एक बॉल का अपना अपना मोमेंटम है, but the momentum of the system sums to zero। लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम का देखें तो वो आपके पास क्या होता है? मोमेंटम वो ज़ीरो आ रहा है। दिस बैलेंसेस
This balance of individual momenta ensures that while the total momentum of system zero, the object themselves can still possess the momentum. तो ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी एग्जांपल है जो कि ये शो करती है कि इवन अगर पार्टिकल्स के पास अपना अपना मोमेंटम हो भी तो सिस्टम का मोमेंटम ज़ीरो हो सकता है। और यही प्रिंसिपल किस चीज़ को की बेस बनाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रूव दैट मैक्सिमम रेंज इज़ इक्वल टू 4 टाइम ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। कि किसी भी इनिशियल वेलोसिटी के लिए, स्पेसिफिक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम रेंज है आर मैक्स, वो उसी टाइम उसी वेलोसिटी के लिए उसकी जो हाइट है उसके 4 टाइम्स होती है। ये रिलेशन हमने प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं जी। सिंपल सा है। हम जानते हैं कि हमारे पास रेंज का फार्मूला क्या होता है, आर इज़ इक्वल्स टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। हमने कहा था कि ये रेंज मैक्सिमम होगी इफ़ साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो जाए 1 के। तो इधर साइन 2 थीटा की जगह जब हम 1 लिख लेंगे यानी 45 डिग्री पे, तो आर मैक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, वी आई स्केयर ओवर जी के। ये बात क्लियर होगी। इस रिलेशन को अपने माइंड में रखिएगा। तो हुआ क्या, as we know that the height of projectile is h is equals to vi square sin 2 theta sin square theta over 2g। जब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, चूँकि मैक्सिमम हाइट रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब आपके पास थीटा कितना होता है 45 डिग्री। सो इस हाइट के रिलेशन में हमने थीटा की जगह क्या पुट कर लिया 45। क्लियर होगी बात। अब वी आई स्केयर अपनी जगह पे, 2g भी अपनी जगह पे, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्केयर रूट ऑफ 2। तो इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली। तो चूँकि इसका स्केयर है तो साथ में इसका आ जाएगा स्केयर। अच्छा, अब वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई 2g, और इसको जब आप स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर 2 और स्केयर रूट आपस में कैंसिल, तो आपके पास बन गया 1/2। इस 1/2 और ये वाला जो 2 है इसको आपस में मल्टीप्लाई करके हम 1/4 लिख लेते हैं। और ये जो वी आई स्केयर ओवर जी है इसको मैंने अलग से ब्रैकेट में रख दिया। इस 4 को मैं इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ हाइट वाले फार्मूले के साथ। देखें जी, ये मैंने क्या कर लिया, इस 4 को मैंने इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 4 मल्टीप्लाई बाय एच आ गया। यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय जी। तो स्टूडेंट्स देखें, ये वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय जी तो हमारे पास आर मैक्स के इक्वल है। तो मैंने क्या लिख लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय एच इज़ इक्वल्स टू आर मैक्स। तो आपको देखें जी, ये अबाउ रिलेशन हमने यही तो प्रूव करना था कि रेंज मैक्स किसके इक्वल होती है 4 टाइम्स एच के। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं। अगर आपको पूछ ले कि आपके पास हाइट जो है वो 50 मीटर है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, तो आप बजाय फार्मूले में पढ़ने के आप सिंपल 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो इसकी रेंज 200 मीटर निकल आएगी। समझ आई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एमसीक्यू शॉर्टकट के लिए, इसको याद रखिएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि इज़ द मोमेंटम कंजर्व्ड व्हेन अ बैट हिट्स अ बॉल। तो यस, मोमेंटम इज़ कंजर्व व्हेन अ बैट हिट्स अ बॉल प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है कि सिस्टम इज़ क्लोज्ड, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, एंड एक्सटर्नल फोर्सेस आर नेग्लिजेबल। उसके ऊपर कोई फोर्सेज जो है, चूँकि हमारे पास बेसिकली ये सिस्टम कौन सा सिस्टम बनता है, ये सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है और इसी सिस्टम में हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहता है। देयरफॉर ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब सिस्टम हमारे पास क्लोज्ड हो और एक्सटर्नल फोर्सेज जो हैं वो ज़ीरो हो, चूँकि आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती है। तो मोमेंटम रहता किस तरह से कंजर्व है इस सूरत में कि फिर जब कोलिजन होगा उसके दौरान क्या होगा कि ड्यूरिंग कोलिजन बैट ट्रांसफ़र करेगा अपना मोमेंटम टू द बॉल और बॉल ट्रांसफ़र करेगी इक्वल मोमेंटम बैक टू द बैट। Consequently, the total momentum of bat and ball system remain constant, adhering to the principle of conservation of momentum। तो होप्स हो कि ये आपको बात क्लियर होगी। यहाँ तक जो है वो हमारा ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी है तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बाकी फेलोज़ के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।